नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका बजरंग स्टडीज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम नई पहल शुरुआत कर रहे हैं। इसमें गणित का जो पेपर हुआ था उसका एनालाइज कर दिया था। 29 जून को जो सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जो पेपर लिया गया था उस पेपर का सॉल्यूशन आज मैं करूंगा। आप इस सॉल्यूशन से अपने स्कोर जान सकते हैं, अपने पेपर का आकलन कर सकते हैं, कितने नंबर आ सकते हैं, कितने नंबर नहीं। और बहुत से विद्यार्थियों को प्रश्नों पर कंफ्यूजन होगा, ये मेरा प्रश्न सही है या गलत है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इन सभी कंफ्यूजनों को दूर भी कर सकते हैं। इसी कड़ी में यदि हम पेपर देखें तो पेपर में पहला प्रश्न जो आया था वो आया था, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? मौर्य वंश का संस्थापक। देखो, सबसे पहले जब हमने प्राचीन कालीन इतिहास प्रारंभ किया था और जो हमारी प्राचीन कालीन इतिहास की जो पहली वीडियो थी, उस पहली वीडियो में सबसे पहले जब मौर्य वंश की बात कर रहे थे हम, तो मौर्य वंश के सबसे पहले यही प्रश्न लिखा था हमने कि मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं वो चाणक्य कौटिल्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ये पहला प्रश्न आया था कि कौटिल्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। हमने जब बात की थी तो यह भी बात की थी कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में की। इतना ही लिखना था वहां कि मौर्य वंश की स्थापना कौटिल्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने की। जिन्होंने ऐसा लिखा है उनका 100% यह प्रश्न सही है। अगला प्रश्न आया था, जो दूसरे प्रश्न की देखें हम, तो दूसरा प्रश्न था कि अकबर ने इबादत खाने का निर्माण क्यों करवाया? देखो, अकबर महान शासक हुए हैं। ये एकमात्र ऐसे शासक हैं जो धर्मनिरपेक्ष शासक थे। इन्होंने इबादत खाने का निर्माण कराया। इबादत जो खाना था, इबादत खाना जो था, यह एक धर्मशास्त्रों पर, जो धर्मशास्त्र हैं, धर्मशास्त्रों पर चर्चा के लिए बनवाया गया। इबादत खाने में धर्मशास्त्र पर प्रत्येक गुरुवार को धर्मशास्त्रों पर चर्चा होती थी इबादत खाने में। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण जो कराया, इन्होंने गोवा से जो पुर्तगाली मिशनरी थे, पुर्तगाली मिशनरियों को धर्मशास्त्र की चर्चा करने के लिए बुलाया और 1550
75 में इबादत खाने का निर्माण कराया। तो हमें प्रश्न का जो उत्तर लिखना था इतना ही लिखना था कि इबादत खाने का निर्माण सम्राट अशोक ने धर्मशास्त्रों की चर्चा के लिए करवाया। धर्मशास्त्र की चर्चा के लिए करवाया, यह प्रश्न है। अगला यदि हम प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां पाया जाता है। तो इसमें जब हमने पहले पांचवें पार्ट पर बात की थी, हमारी वीडियो उपलब्ध है, उस वीडियो में देख सकते हैं कि जब हमने 5वें पार्ट पर बात की थी तो उस समय हमने इस पर भी बात की थी कि पूरी दुनिया में वर्तमान में, यदि हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में पूरी दुनिया में एक मात्र स्विट्जरलैंड एकमात्र जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड की 5 कैंट हैं। 5 कैंट का मतलब है राज्य। स्विट्जरलैंड की 5 कैंटों में, 5 राज्यों में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। पांच राज्यों में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये बात हमें याद रखनी। स्विट्जरलैंड के 5 कैंटों में, 5 राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र इतना लिखना है वहां तो, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र है क्या? ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ये छोटे राज्य होते हैं, अर्थात जिनकी जनसंख्या कम होती है। जहां जनसंख्या कम है वहां पर, जहां जनसंख्या कम है वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। इसके अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का, राज्य की जो प्रभुत्व शक्ति होती है, प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। जनता स्वयं करती है। राज्य की जो प्रभुत्व शक्ति होती है, संपूर्ण जो शक्ति होती है, उस संपूर्ण शक्ति का जनता स्वयं प्रयोग करती है। जनता द्वारा ही नीतियों का निर्धारण किया जाता है। जनता द्वारा ही जो प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वह पूर्णतः जनता पर निर्भर रहता है। जैसे ये लोकतंत्र प्राचीन लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्राचीन लोकतंत्र है जो यूनान में रहता था। वर्तमान में स्विट्जरलैंड के जो 5 राज्य हैं, 5 राज्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो चौथा प्रश्न आया था वह प्रश्न आया था सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो याद रखेंगे सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ये लिख दिया होगा सबने। राष्ट्रीय आय गणना का अनुमान की बात कर रहे हैं। जो अगला प्रश्न राष्ट्रीय आय गणना की बात कर रहा है, 5वां प्रश्न, तो इसका अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने लगाया। दादा भाई नौरोजी ने 1868 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय गणना के बारे में बताया था। अगले प्रश्न की बात करें
अगला प्रश्न आया था वित्तीय अवधि क्या है। तो याद रखेंगे भारत में जो वित्तीय अवधि है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। जो वित्तीय अवधि होती है भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें, नियोजन की बात करें, अगला प्रश्न आया था नियोजन। नियोजन से तात्पर्य है कि किन्हीं निश्चित संसाधनों द्वारा पूर्व के कार्यक्रमों को निर्धारण करके उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो साधन है, वही क्या है, नियोजन है। यदि हम नियोजन के संदर्भ में बात करें तो नियोजन एक तकनीकी है, और यह वह तकनीकी है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का प्राथमिक क्रम में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों प्राथमिकता की क्रम में रखेंगे, और जो निर्धारित लक्ष्य हैं, विभिन्न लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को आवंटित करके उनका उपयोग करेंगे। उपयोग करने के बाद उनको प्राप्त करने का यत्न नियोजन कहलाता है। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का यत्न जो है क्या कहलाता है, नियोजन। 8वें प्रश्न में देखेंगे हम, प्रश्न संख्या 8 आई है। वो कह रहा है कि मुद्रा स्फीति नियंत्रण का कोई एक मौद्रिक उपाय लिखिए। देखो, मुद्रा स्फीति जो है वह कोई एक कारण से उत्पन्न नहीं होती है, उसके अनेक कारण हैं। मुद्रा स्फीति के कारण देश में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, समस्याएं सामने खड़ी होती हैं। इसके नियंत्रण के लिए अनेक उपाय हैं, इनमें से एक मौद्रिक उपाय भी है। मौद्रिक उपाय, जो मौद्रिक उपाय है, मुद्रा स्फीति के जो मौद्रिक उपाय है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा ये देखना है कि मौद्रिक उपाय को जो भारत की केंद्रीय बैंक है, भारतीय केंद्रीय बैंक है, ये केंद्रीय बैंक इस उपाय को करती है। इसके अंतर्गत जो केंद्रीय बैंक है, वह केंद्रीय बैंक एक तो जो मुद्रा की मात्रा है, तथा साख की उपलब्धता, मुद्रा की मात्रा तथा साख की उपलब्धता तथा ब्याज दरों को प्रभावित करके, इन तीनों को मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करके, मुद्रा की मात्रा का मतलब है कितनी मुद्रा है, मुद्रा की मात्रा को कम करके, साख की उपलब्धता को प्रभावित करके, ब्याज की दरों को कम करके या प्रभावित करके, समग्र मांग है, इनको प्रभावित इस प्रकार करती है कि जो समग्र मांग है, समग्र मांग को कम कर दिया जाए। अगर समग्र मांग को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। सब पूरी मांग है, समग्र मांग को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तथा समग्र जो आपूर्ति को बढ़ाया जाए।
प्रकार बैंक जो है यह प्रक्रिया अपनाती है कि मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करती है, स्टॉक को प्रभावित करती है, ब्याज की दरों को प्रभावित करती है और इस प्रकार प्रभावित करती है कि जो समग्र मांग है उस समग्र मांग को कम कर दिया जाए और जो समग्र पूर्ति है, समग्र पूर्ति है, पूर्ति को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया। इस प्रकार हम मौद्रिक से मुद्रा स्थिति को कम कर सकते हैं, मुद्रा स्थिति को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मुद्रा स्थिति का ये भी क्या है, उपाय है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक है, तो केंद्रीय बैंक मुद्रा स्थिति को क्या करती है, कम करती है। अगला जो प्रश्न आया था वो आया था गरीबी से, कि भारत में गरीबी का कोई एक, देखो इस प्रश्न में जो 8वां प्रश्न है, इस प्रश्न में केवल एक लिखना था, एक उपाय, मौद्रिक एक उपाय इसमें लिख दिए, मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करके, एक ये हो गया। दूसरा होगा स्टॉक की उपलब्धता को प्रभावित करके, तीसरा हो गया ब्याज दरों को प्रभावित करके। ये 3 है, लेकिन इनमें से वहां लिखना है हमें एक, केवल एक लिखना है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो है भारत में गरीबी का कोई एक आर्थिक कारण बताएं। देखो आर्थिक कारण क्या है गरीबी का, आर्थिक कारण किसका, गरीबी का आर्थिक एक कारण, आर्थिक से गरीब, अर्थ की वजह से, अयन धन पैसे की वजह से गरीबी किस प्रकार उत्पन्न हो रही है। जहां आर्थिक पिछड़ापन होगा वो लोग शिक्षा और स्वास्थ्य, वो लोग शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश नहीं कर पाएंगे और उनकी जो गुणवत्ता है, शिक्षा की जो गुणवत्ता है, शिक्षा पर जब निवेश नहीं करेंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता निम्न हो जाएगी और जब शिक्षा की गुणवत्ता निम्न हो जाएगी तो जो गरीब है, शिक्षा की जब गुणवत्ता निम्न होगी तो वह क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा और अधिक गरीब होता चला जाएगा। ये एक कारण है। ऐसा लिखना था वहां कि आर्थिक पिछड़ेपन के कारण लोग शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश नहीं कर पाएंगे, जिससे गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त नहीं होगी और जब गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं मिलेगी तो वह उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी। आगे अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न आया था बेरोजगारी, और बेरोजगारी भी जो थी वो आई थी, छिपी हुई बेरोजगारी क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी, देखो शब्द से ही स्पष्ट है, ऐसी बेरोजगारी जो छिपी हो, अर्थात दिखाई नहीं देते, अर्थात उसका कोई प्रभाव नहीं है। देखो कई बार ऐसा दिखाई देता है हमें कि कोई व्यक्ति किसी काम में लगा हुआ है, लेकिन
जो काम का उत्पादन है, कुल उत्पादन, जो कोई भी कार्य कर रहा है व्यक्ति, कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और उस कार्य से जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन, उस उत्पादन पर उस व्यक्ति के कार्य करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी उसका जो प्रभाव है, प्रभाव शून्य है। जो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति किसी कार्य में लगा हुआ है और उस कार्य के उत्पादन में, परिणाम में उस व्यक्ति के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उसका प्रभाव शून्य है। तो ऐसी स्थिति में जो वो रोजगारी, बेरोजगारी है, वो प्रचंड बेरोजगारी है। आगे यदि इसकी परिभाषा देखें, यदि उस कार्य से जो कार्य है, उस कार्य से जो भी कार्य हो रहा है, उस कार्य से उस व्यक्ति को हटा दिया जाए, हटाने पर उस कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी उसके जो उत्पादन है, उस उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसी बेरोजगारी कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? छिपी बेरोजगारी कहलाती है। ऐसी जो बेरोजगारी है वह छिपी बेरोजगारी कहलाती है। तो ये प्रच्छन्न, यह छिपी बेरोजगारी है, यह बेरोजगारी जो अविकसित देश है, तथा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विशेषकर जो कृषि कार्य में लगे हुए, कृषि कार्य में जो लगे हुए, उनमें ये बेरोजगारी अधिक मात्रा में पाई जाती। तो इतना ही लिखना। यदि हम और अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न जो आया था वो आया था, यदि आप अपने राज्य की विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस हेतु कौन सी योग्यता होना आवश्यक है, लिखिए। देखो, इसके लिए जो योग्यता है वही है विधानसभा के जो सदस्य की योग्यता है, वही प्रश्न है, विधानसभा के सदस्य की योग्यता। देखो, विधानसभा के जो सदस्य की योग्यता है, हमने अपनी वीडियो में जब हम बात कर रहे थे राज्य सरकार पर, तो राज्य सरकार पर जब हम बात कर रहे थे, तो उस समय हम जब विधानसभा पर बात कर रहे थे, तो विधानसभा जब हमने बात की, तो उस समय हमने विधानसभा के जो सदस्य हैं, उन सदस्यों की योग्यता के बारे में बात की थी। योग्यता, किसकी योग्यता? विधान सभा के सदस्यों की क्या योग्यता? विधानसभा के सदस्यों की योग्यता है ना, वो योग्यता एक तो ये याद रखनी है, पहली तो यही है, वह भारत का नागरिक, भारत का नागरिक, वह भारत का नागरिक है। दूसरी योग्यता वह यह है, वह किसी भी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया, दिवालिया घोषित नहीं किया है। तीसरी जो योग्यता लिखनी थी वो लिखनी थी, वह
किसी लाभ के पद पर नहीं हो, यह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, ये तीसरी योग्यता है। चौथी जो मुख्य योग्यता है वो लिखनी है, वह कम से कम 25 वर्ष का, ये बात हमें लिखनी, कम से कम 25 वर्ष का, ये योग्यता है किसकी? विधानसभा के सदस्य की योग्यता। तो इसमें चारों ही योग्यता लिखनी है, तो 4 ही पॉइंट लिखने हैं। जब हम इन 4 पॉइंटों को लिखेंगे तो ही हम, जब हम इन 4 पॉइंटों को लिख देंगे तो ही हम यहां 2 नंबर ले पाएंगे, क्योंकि यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न 2 नंबर का है और प्रत्येक जो योग्यता है वह आधे नंबर की मांग। 4 योग्यताएं, तो चारों योग्यताएं आधे आधे नंबर की हैं, और योग्यता हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ी है, शायद उम्मीद है कि तुम सबकी ये योग्यताएं सही होंगी। क्योंकि बहुत सारा ने 3 योग्यताएं, तो हमें, मैंने क्लास में भी कई बार कहा कि 3 योग्यताएं तो कोई भी आ जाए हमेशा कॉमन ही रखनी है। 3 योग्यताएं हैं, वो 3 योग्यताएं तो हमेशा क्या रखनी है? कॉमन ही रखनी है। ये हम पहले बात कर चुके कि वह भारत का नागरिक हो, उसने वह किसी भी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, या उसने कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। ये योग्यताएं हैं। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें, तो अगले प्रश्न में इन्होंने जो पूछा है, अगले प्रश्न जो इन्होंने पूछा है वह प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है। प्रश्न संख्या 13 में जो पूछा है वह है, सॉरी, प्रश्न संख्या 12 है। 12 में पूछी है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित किन्हीं 4 जल परियोजनाओं के नाम। तो हमारी किताब में स्पष्ट जल परियोजनाओं के नाम दिए हुए हैं, वो परियोजनाओं के नाम हमें लिखने। जैसे एक लिखेंगे भाखड़ा नागल जल परियोजना। दूसरी हम लिखेंगे रिहंद जल परियोजना। तीसरी हम लिखेंगे दामोदर घाटी जल परियोजना। चौथी हम लिखेंगे हीराकुंड जल परियोजना। ये 4 जल परियोजनाएं लिखनी थी। ये जल परियोजनाएं जो हैं चारों, ये जल परियोजना 4 लिखनी है, और चारों जो जल परियोजनाएं हैं, ये चारों जल परियोजना आधे आधे अंक की, अर्थात इन जल परियोजना 4 जल परियोजना लिखने पर ही हमें 2 अंक प्राप्त होंगे। पहली लिखनी हमें भाखड़ा नागल जल परियोजना, दूसरी लिखनी हमने रिहंद जल परियोजना, तीसरी हमें लिखनी है
दामोदर घाटी परियोजना, जल परियोजना। चौथी हमें लिखनी है हीराकुंड जल परियोजना। ये हमें जल परियोजनाएं लिखनी है। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आया था वह प्रश्न है फसलों से संबंधित। अगला प्रश्न फसलों से संबंधित है। इसमें पूछा था उसने कि व्यापारिक फसलें क्या हैं, कोई दो व्यापारिक फसलों के नाम बताइए। देखो व्यापारिक जो फसलें हैं, व्यापारिक फसलें, फसलों को ही हम व्यवसायिक फसल कह सकते हैं, इनको ही हम औद्योगिक फसल भी कह सकते हैं। तो ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यवसायिक कार्यों में किया जाता है, या ऐसी फसलें जिनका उपयोग उद्योगों में, ऐसी फसलें जिनका उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। ऐसी फसलें जिनका उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, उन्हें हम व्यापारिक, औद्योगिक या व्यावसायिक फसल कहते हैं। इन फसलों के अंतर्गत उसने दो उदाहरण पूछे हैं, जैसे एक तो कपास, गन्ना, जूट, कपास, गन्ना, जूट, जैसे और भी तंबाकू। ये सभी कौन सी फसलें हैं? ये सभी व्यापारिक फसलें हैं, व्यावसायिक फसलें हैं। इसका इतना उत्तर ही लिखना है, तभी हमें 2 नंबर मिलेंगे। इसमें 2 नंबर लेने के लिए सबसे पहले जो परिभाषा है, व्यापारिक फसल की जो परिभाषा है, वह परिभाषा 1 नंबर की है। 1 नंबर की वह परिभाषा है, और परिभाषा लिखने पर ही हमें क्या मिलेगा? 1 नंबर मिलेगा। और 2 उदाहरण देने पर हमें आधे नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार ये कैसे क्या हो गई? ये हो गई 2 नंबर। अगला जो प्रश्न आया था वो खनिज से संबंधित था। अगला जो प्रश्न आया था वो किससे संबंधित था? खनिज से संबंधित था। खनिज से संबंधित जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि धात्विक खनिज क्या है? लो धातु खनिज के 2 उदाहरण कीजिए। धात्विक खनिज, धात्विक खनिज, ऐसे खनिज जिनमें किसी भी धातु का अंश पाया जाए, किसी भी धातु का क्या पाया जाए? अंश पाया जाए, उन्हें हम धात्विक खनिज कहते हैं। ऐसी जो खनिज है तो जिनमें किसी भी धातु का अंश पाया जाए, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम धात्विक खनिज। और इसमें लोह धातु के 2 उदाहरण पूछे हैं।
एक तो यही लिखना है, ऐसे खनिज जिनमें किसी भी धातु का अंश पाया जाता है उन्हें धातु खनिज कहते हैं। और लोह धातु खनिज के जो दो उदाहरण पूछे हैं उनमें हम एक तो लिख देंगे लोह अयस्क, एक तो क्या लिख देंगे लोह अयस्क, लोह अयस्क, लोह अयस्क। 15वें क्वेश्चन पर 15वें क्वेश्चन दिया है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग संकट में पक्ष में दो कारण लिखिए। देखो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में भारत में वास्तविकता यह है कि ये उद्योग वर्तमान में संकट में है। यदि हम सूती वस्त्र उद्योग की थोड़े इतिहास देखें, इतिहास में जाने पर यह उद्योग वैदिक काल से ही भारत में प्रचलन में है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। वर्तमान में देखा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग में भारत का दूसरा स्थान है चीन के बाद। यदि इसकी संकट की स्थिति की बात की जाए कि भारत में इस सूती वस्त्र उद्योग संकट में है, दो कारण देखें तो इसका प्रमुख जो कारण है प्रमुख कारण है वो है कि जो हमारे पास मशीन है, मशीन ये पुरानी, और हमारा जो कच्चा माल है ये निम्न श्रेणी का है। इसके उत्पादन से ज्यादा निर्माण में लागत आती है। यानी हम सूती वस्त्र उद्योग के निर्माण जब करते हैं तो उसमें ज्यादा लागत आती है, अन्य जो विदेशी वस्त्र है उनमें कम लागत आती है। इस कारण भारत में सूती वस्त्र उद्योग संकट में है। एक और इसका प्रमुख कारण है कि इसकी जो मांग है ये स्थानीय स्तर पर ज्यादा है, जो यहीं खपत हो जाती है। स्थानीय स्तर पर ही क्या हो जाती है, खपत हो जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। अन्य जो देश है अन्य देशों के लिए का निर्यात नहीं कर पाते। इस कारण यहाँ जो लाभ की स्थिति है वो कम रहती है और सूती वस्त्र उद्योग भारत में संकट की स्थिति में है। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें, 16वां जो प्रश्न है, 16वां प्रश्न जनसंख्या से संबंधित है। 16वें प्रश्न में जो बात की गई है वह बात जनगणना, जो जनसंख्या नीति है, जनसंख्या जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की बात की। राष्ट्रीय जनसंख्या 2000 की नीति के बारे में संक्षेप में
बताना है। तो इस नीति के अनुसार 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते। 14 वर्ष से जो कम 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जानी चाहिए। शिशु मृत्यु दर को 30 से कम करना। 1000 में से, ध्यान रखिए, 1000 में 30 से कम करना। व्यापक रूप से जो टीका रोधी बीमारियां हैं, उनसे जो टीका रोधी जो बीमारियां हैं, उनसे बच्चों को छुटकारा दिलाना। ये जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार ये बातें करनी के अनुसार ये काम करने हैं। अगली जो बात की गई है जनसंख्या नीति 2000 में, वो बात की गई है कि लड़कियों की शादी की उम्र, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाए। जो लड़कियों की शादी की उम्र है, उसको क्या किया जाए? बढ़ाई जाए। विभिन्न परिवार नियोजन कार्यक्रमों के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण, ये बात राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार की गई। यदि हम जनसंख्या नीति को देखें, जनसंख्या नीति 2000 को देखें, तो जनसंख्या नीति 2000 जो बनाई गई है, ये अचानक नहीं बनी है। इसमें स्वतंत्रता के बाद जो भारत के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम लाए गए थे, और विभिन्न जो कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों का जो विभिन्न कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों का ये क्या है? परिणाम है। जनसंख्या नीति 2000 इसमें 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, वो बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें इस जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार, तथा शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में से 30 से कम करना, और जितनी भी टीका रोधी बीमारियां हैं, इन बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाना, परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है, उनके द्वारा जनसंख्या नियंत्रण करना। ये अगर हमने लिखा है, अगर ये 4 हमने पॉइंट लिखे हैं,
तो हमारा प्रश्न, हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न जो आया है वो आया है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग बताइए। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज जो है इसके बारे में बताएंगे। तो हम देखेंगे यहां जैसे दिल्ली, ये बम्बई, दिल्ली मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये जो ये राजमार्ग है, ये जो राजमार्ग है, ये राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, इसके द्वारा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ा गया है। ये 6 लेन है, 6 लेन राजमार्ग है। इस राजमार्ग के तहत, ये बात लिखनी है, इस राजमार्ग के तहत 2 गलियारे हैं। प्रथम जो गलियारा है, इस गलियारे के तहत श्रीनगर को कन्याकुमारी, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ना, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ना। इसका जो उद्देश्य है, इस राजमार्ग का जो उद्देश्य है कि महानगरों के मध्य दूरी तथा समय की बचत करना, ये जो महानगर हैं, इन महानगरों के मध्य जो दूरी है उस दूरी को कम करना और समय की बचत करना। यदि हम इसके रखरखाव की बात करें तो इसका रखरखाव कौन करता है? ध्यान रखना, इसकी जो रखरखाव करता है वो करता है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसका क्या करता है? रखरखाव करता है। अगला 18वां जो प्रश्न है वो सड़क सुरक्षा से आया है, बहुत ही सरल है। इसमें पूछा गया है कि जो
सड़क दुर्घटनाओं को की रोकथाम हेतु कुछ 4 उपाय लिखिए। सड़क दुर्घटनाओं को रोकथाम के लिए 4 उपाय। पहला उपाय है जो सड़क के नियमों का पालन करना। हमेशा अपनी साइड में चलना। नशीले पदार्थों का सेवन करके वाहन न चलाना। चौथा कोई भी लिख दो। दुपहिया वाहन चलाते समय, जो दुपहिया वाहन है जैसे मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें। अनेक है, कोई भी लिख दे, अंक मिलेंगे। या इसमें कोई भी लिख देंगे, अंक मिलेंगे। सड़क दुर्घटना से संबंधित है, कॉमन सेंस का प्रश्न है, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है कि हम किस प्रकार सड़कों की दुर्घटना को रोक सकते हैं, हम अपने आप को किस प्रकार बचा सकते हैं, ऐसी जो बातें हैं तुम्हारे दिमाग में आ रही उनको लिख देंगे तो नंबर मिलेंगे। ये निश्चित है। यदि ये बात तो रही इन प्रश्नों। एक 2 नंबर का एक प्रश्न और है, स्वच्छ भारत मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सुधर रही है, पक्ष में 2 कारण बताइए। देखो, ये निश्चित है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो स्वच्छ भारत मिशन है इसके तहत गांवों की स्थिति सुधर रही है, क्योंकि स्वच्छ मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या रहने लगी, सफाई रहने लगी। सफाई रहने लग गई। सरकार की विभिन्न योजनाओं के द्वारा, सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं जो स्वच्छ मिशन के तहत आती हैं, स्वच्छता जो मिशन है, स्वच्छ भारत अभियान है, इस अभियान के तहत जो योजनाएं आती हैं, इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। रोजगार मिलता है, और जब रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों को मिलता है तो उनकी स्थिति में क्या आता है, सुधार आता है। और भी अनेक कारण है कि गांव में स्वच्छ जो मिशन है, इस मिशन के तहत स्वच्छ मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है, इस मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जागरूक हो गए हैं, सफाई के प्रति जागरूक है। वो एक दूसरे के लिए बताते हैं कि सफाई से क्या क्या फायदा है। और सबसे बड़ा ये बात ये है कि जब ग्रामीण क्षेत्र के लोग सफाई से रहने लग जाएंगे या सफाई से रहने लग गए हैं, तो वहां पर जो बीमारियां हैं वो बीमारियां भी बहुत कम फैलेंगी। ये बात 2 नंबर की रहेगी अब तक।
अब हम 4 नंबर के प्रश्नों पर बात करें। 4 नंबर के प्रश्न है। इन प्रश्नों में जो प्रश्न आया है, पहला जो प्रश्न आया है, इसमें पहला प्रश्न पूछा है कि गुप्त काल की कोई 4 सांस्कृतिक उपलब्धियां बताइए या लिखिए। देखो, गुप्त काल जो है वह प्राचीन इतिहास में गोल्डन एज कहलाता है। गुप्तकालीन जो संस्कृति है, गुप्तकालीन जो विज्ञान है, वो बहुत विकसित थी। आधुनिक विज्ञान की तरह ही वो बहुत विकसित थी उस समय। गुप्त काल का भारतीय संस्कृति में सांस्कृतिक रूप से बहुत बड़ा योगदान है। इस समय गुप्त काल के जो लोग थे वो 19वीं सदी में बात कर रहे हैं, और गुप्त काल की जो संस्कृति है, सांस्कृतिक संस्कृति है, सांस्कृतिक उपलब्धि, उन पर बात कर रहे हैं। गुप्त काल जो गुप्त सम्राट थे, ये सभी वैदिक धर्म को मानने वाले, वैदिक धर्म को मानने वाले थे। यदि हम बात करें समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त व कुमारगुप्त, ये दोनों ऐसे हैं। कुमारगुप्त प्रथम है, ये दोनों ऐसे हैं, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्वमेध नहीं है, अश्वमेध है, याद रखेंगे इस बात को, गलत हो जाए। अश्वमेध यज्ञ कराया। ये जो गुप्तकालीन शासक थे, इन्होंने जैन धर्म व बौद्ध धर्म को भी आश्रय दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो चीनी यात्री आए, फयान, जो चीनी यात्री फयान आए, इन्होंने स्वयं लिखते हैं कि गुप्त काल में जो भाषा थी यहाँ की, भाषा संस्कृत भाषा थी। कैसी भाषा थी? संस्कृत भाषा। और ये बताते हैं कि इस समय फयान बताते हैं कि यहाँ पर अपराध बहुत कम होते, यानी अपराध नहीं होते। यदि गुप्तकालीन और संस्कृति को देखें तो इस समय कालिदास जैसे महान लेखक हुए, जिन्होंने अभिज्ञान, शाकुंतलम जैसा नाटक लिखा संस्कृत भाषा में, रघुवंशम जैसा महाकाव्य लिखा। इसी समय
मृत्कटिकम नामक एक रचना लिखी गई थी शूद्रक द्वारा। गुप्त काल में ही विशाखदत्त द्वारा मुद्रा राक्षस नामक एक नाटक लिखा गया था। और इसी समय एक प्रसिद्ध कोशकार हुए हैं जिन्होंने छोटी छोटी कहानियां लिखकर गुप्त काल की संस्कृति को सांस्कृतिक धरोहर को सुदृढ़ किया, मजबूत किया। वो अमर थी। गुप्त काल में ही रामायण, महाभारत, गुप्त काल में ही रामायण, महाभारत और मनुस्मृति जो वर्तमान जो स्वरूप है, यह स्वरूप गुप्त काल में ही आया था। रामायण का जो वर्तमान स्वरूप है, महाभारत का जो वर्तमान स्वरूप है और मनुस्मृति का जो वर्तमान स्वरूप है, ये गुप्त काल की ही देन है। गुप्त काल में ही आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान पैदा हुए। आर्यभट्ट जैसे महान जो विद्वान थे, आर्यभट्ट की देन शून्य है, शून्य आर्यभट्ट की देन है। दशमलव जो दिया है, जिसे हम पॉइंट बोलते हैं, दशमलव, दशमलव भी गुप्त काल की ही देन है। बाद में ये अरब कंट्रीज में चले गई थी, लेकिन सबसे पहले जो दशमलव देन है वो गुप्त काल की देन है। गुप्त काल में वास्तुकला, चित्रकला भी अपने चरम सीमा पर थी। यदि इस समय की वास्तुकला और चित्रकला को देखा जाए तो इसके प्रमाण अजंता की गुफा सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण। दिल्ली में जो लौह स्तंभ है वो भी इसकी गुप्तकालीन संस्कृति की धरोहर है। यदि और हम बात करें गुप्त काल के संदर्भ में, तो गुप्त काल में कुमार गुप्त द्वारा जो नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया गया था, इस विश्वविद्यालय में 80 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा है और यह बुद्ध की प्रतिमा तांबे की है। यह भी गुप्तकालीन है। यदि हम और बात करें, एक स्थान है सुल्तानगंज। सुल्तानगंज से गुप्तकालीन 7.5 फीट की बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। महात्मा बुद्ध की, महात्मा क्या प्राप्त हुई है? प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार गुप्तकालीन जो संस्कृति है वो भारतीय इतिहास में समृद्धशाली संस्कृति रही। भारतीय इतिहास में समृद्धशाली संस्कृति रही है। यह गुप्तकालीन संस्कृति है। गुप्त काल में इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो गुप्तकालीन संस्कृति है यह प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग है। प्राचीन इतिहास का क्या है? स्वर्ण युग। तो इतना अगर हमने लिख दिया है, इतना कुछ हमने लिखा है, तो हमें 4 नंबर प्राप्त होंगे कि हम 4 नंबर ले सकते हैं।
यदि हमने ऐसा कुछ लिखा है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न जो है वो आया है मध्यकालीन इतिहास से। इसमें बताया गया है कि बाबर भारत में किन विजयों के लिए प्रसिद्ध रहा। तो बाबर की जो विजय है वो 4 विजय लिखनी है, एक एक नंबर की 4 विजय। पहली जो विजय है 1527 में खानवा की विजय। दूसरी विजय है 1528 में चंदेरी। तीसरी जो विजय है वो है 1529 में घाघरा की विजय। इससे पहले हम पहुंच गए प्रश्न नंबर 21 पर। और जो प्रश्न नंबर 21 है इसमें बताया गया है
कि बाबर भारत में किन किन विजयों के लिए प्रसिद्ध रहा। देखो, इसके लिए प्रचलित एक ट्रिक है जो बाबर की युद्धों को याद कराती है। 4 प्रसिद्ध युद्ध रहे इनके। पहला है 1526 में पानीपत का युद्ध। इब्राहिम लोदी को परास्त किया था इन्होंने। दूसरा है 1527 में खानवा का युद्ध। तीसरा है 1528 में चंदेरी का युद्ध। और चौथा जो युद्ध है इनका 1529 में घाघरा का। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चाय पी और 29 में घर गया और 30 में मर गया। इस प्रकार की कुछ ट्रिक बनी हुई है जो तुम्हें याद होगी और इस आधार पर तुम्हें ये कर दिया होगा। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न आया है विश्व के इतिहास से। जो हमारा चौथा पाठ है उस चौथे पाठ से आया है। जब मैं कक्षा में बात कर रहा था या मैंने जब YouTube पर बात की थी तो उस समय भी यह प्रश्न मैंने मोस्ट करके बताया था कि यह प्रश्न आएगा। 2-3 प्रश्न है जो आने लायक थी इस पाठ से और यह प्रश्न आया। प्रश्न है कि जर्मनी का जो एकीकरण था, इस एकीकरण में कौन कौन सी प्रमुख बाधाएं थी। बाधाओं के बारे में बात करना। तो इसकी जो प्रमुख बाधाएं थी वो बाधाएं लिखनी थी और इसमें दिए किन्हीं 4 बाधाओं का उल्लेख करना है। 4 बाधाएं लिखनी है, 4 लाइन लिखनी है। पहली जो बाधा है वह है जो जर्मनी है, जो जर्मनी की समस्याओं जो जर्मनी की समस्याओं में जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप ये जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधा थी। कि जो जर्मनी की जो समस्याएं थी, खुद की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं में जो ऑस्ट्रिया थी, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप होता था, ये एकीकरण में बाधा थी। दूसरी बाधा जो जर्मनी राज्य था, जो जर्मनी था, इस जर्मनी में आर्थिक, सामाजिक, इस जर्मनी में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा पांथिक असमानता। जर्मनी के एकीकरण में, जर्मनी की समस्याओं में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप ये प्रमुख बाधा थी। जर्मनी की जो आर्थिक,
स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और मानसिक स्थिति, जर्मनी के राज्य थे, जो जर्मनी के राज्य थे, ये राज्यों के असमान थे, यह भी एक प्रमुख बाधा मानी जाती है। इसमें जो अधिकांश राज्य थे जर्मनी में, अधिकांश जो राज्य थे, उन राज्यों की जो सेना थी, शिथिल थी, शिथिलपन, ये भी एक प्रमुख बाधा थी जर्मनी के एकीकरण। सबसे प्रमुख जो जर्मनी के एकीकरण का जो समस्या थी, सबसे प्रमुख समस्या थी कि जो जन सामान्य था, जन सामान्य में जागृति नहीं थी, जन सामान्य में क्या नहीं थी, जागृति नहीं थी। तो ये प्रमुख 4 जर्मनी की एकीकरण में बाधाएं थी। इन 4 बाधाओं के कारण हम जर्मनी को एकीकरण नहीं कर पाए। अगर ऐसा हमने लिखा है तो हम यहाँ 4 नंबर के दावेदार हो जाएंगे। यदि हम इस प्रकार लिख रहे हैं पेपर में तो हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और ये प्रमुख बाधाएं हैं और हमें जो प्रमुख हैं और हमें याद रख सकें, ऐसा ही हम उत्तर लिखें। तुक्का देने की बजाय हम सही उत्तर लिखें तो हम सही अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, और 23वां प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं। लोकतंत्र के प्रमुख गुण, प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। और प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, कथन दिया है, लोकतंत्र एक श्रेष्ठ शासन, एक श्रेष्ठ व्यवस्था है। लोकतंत्र एक कैसी व्यवस्था है, श्रेष्ठ व्यवस्था है। तो इसके पक्ष में, इस कथन के पक्ष में कोई 2 गुण बताइए। देखो, वास्तविकता तो यह है कि लोकतंत्र वास्तव में एक श्रेष्ठ व्यवस्था ही है। इसके पक्ष में यदि हम 2 गुण लिखें तो पहला गुण तो यही है कि यह जो लोकतंत्र है, ये जो सार्वजनिक है, सार्वजनिक हितों में वृद्धि करती है। सार्वजनिक हितों में क्या करती है, वृद्धि करती है। कि जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है और वे सार्वजनिक हित करने के वायदे करते हैं और उन वादों के आधार पर ही वो चुनाव जीतते हैं। और जो वादे करते हैं वो उन वादों को याद रखते हैं, क्योंकि उन्हें भविष्य में और भी चुनाव लड़ने हैं। इसलिए जो ये प्रतिनिधि होते हैं, ये प्रतिनिधि सार्वजनिक हित में कार्य करते हैं। अगले गुण की बात करें तो इसमें दूसरा गुण है कार्य कुशल शासन।
कार्य कुशल शासन है, यह लोकतंत्र की सबसे अच्छी प्रणाली मानी जाती है कि लोकतंत्र में कार्य कुशल व्यक्ति पाए जाते हैं, कि वे जो भी दायित्व निर्वाह करते हैं वो अपनी क्षमता के आधार पर, अपनी कुशलता के आधार पर कार्य करते हैं, जिससे कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है और एक श्रेष्ठ कार्य होने की संभावना रहती है। ये दो लोकतंत्र के गुण हैं। जो प्रश्न है वो आया इकोनॉमिक्स से, और इसमें बताई गई है भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता को दर्शाने वाली कोई 4 विशेषताएं बताई। देखो, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकासशील अर्थव्यवस्था के होने का जो पता हमें चलता है वो चलता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है तेज गति से विकास के मार्ग पर है। पिछले कुछ समय में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। और इसकी जो विशेषता है, पहली विशेषता देखें तो पहली विशेषता यही बनती है कि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय, इन दोनों का सतत, निरंतर, सतत एवं तीव्र गति से विकास करना, यही क्या कहलाती है? यही विकासशील अर्थव्यवस्था की पहचान है। कि हम देखते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय से 1950 से लेकर 1980 के मध्य जो हमारी विकास दर थी वो 3.5% थी। और जो 1980 के बाद 5% हो गई। जो 1991 से 2011 के मध्य 6.8% हो गई। जो यदि और हम देखें 2007 से 12 के मध्य देखें तो यही विकास दर क्या हो गई? 8% हो गई। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय आय है और प्रति व्यक्ति आय है वो सतत रूप से और तीव्र गति से बढ़ती हुई जा रही है। तो अगर इस प्रकार की कहीं अर्थव्यवस्था है तो इस प्रकार की जो तीव्र गति से सतत रूप से बढ़ रही है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम विकासशील अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो ये विकासशील अर्थव्यवस्था की क्या है? पहचान है। अगर दूसरे इसकी विशेषता देखें तो दूसरी विशेषता है इसकी अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन। जो भारत की अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था है इसकी जो संरचना है, संरचना में क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। अर्थव्यवस्था की संरचना से परिवर्तन से तात्पर्य है कि जो राष्ट्रीय आय के क्षेत्र हैं, क्षेत्र
प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इस क्षेत्र, इन क्षेत्रों में इनकी जो संरचना है, इनकी संरचना में निरंतर परिवर्तन आ रहा है। प्रारंभ में 1950-51 के लगभग जो प्रथम क्षेत्र था, इसमें लगभग 50% योगदान था राष्ट्रीय आय में, यानी कृषि का लगभग 50% योगदान था। लेकिन 2015-16 आते आते यही 50% घटकर 15% रह गया। तो इसका मतलब यह है कि प्राथमिक जो क्षेत्र है, क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक का योगदान घट रहा है। तो इसका मतलब यह है कि द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक का योगदान बढ़ रहा है। यदि द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक का योगदान बढ़ रहा है, प्राथमिक क्षेत्रक का योगदान घट रहा है, तो ऐसी जो अर्थव्यवस्था है, वह अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। यदि हम इसके अन्य और विशेषताएं देखें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो विकासशील अर्थव्यवस्था है। यदि हम अन्य और देखें तो यहाँ पर जो विदेशी व्यापार है, विदेशी व्यापार का जो सकारात्मक परिवर्तन है, अर्थात विदेशी व्यापार, यहाँ जो विदेशी व्यापार होते हैं उसमें सकारात्मकता है, विदेश यहाँ व्यापार करना चाह रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। अधिक जनसंख्या होने के कारण, चौथी विशेषता जो है, अधिक जनसंख्या होने के कारण हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा बाजार है जो विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है, और यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो सभी चीजें खपत हो जाती हैं। तो हम इन विशेषताओं को देखते हुए कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? वह अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। यदि हम और बात करें तो अगली जो अर्थव्यवस्था की, विकासशील अर्थव्यवस्था की जो पहचान है वह आर्थिक एवं सामाजिक आधार पर जो संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारे जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है 26वां जो प्रश्न है, आपके अनुसार उपभोक्ता के रूप में आपको, 26वां प्रश्न, आपके अनुसार जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता के अनुसार कौन कौन से विधिक अधिकार प्राप्त है? उपभोक्ता को कौन कौन से विधिक अधिकार प्राप्त है? जो उपभोक्ता है उसको अनेक अधिकार प्राप्त है, जिसका उल्लेख उपभोक्ता अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1988 के तहत दिए गए। जैसे पहला जो अधिकार है वह है
परिसंकट में माल, परिसंकट में माल के विरुद्ध अधिकार, के विरुद्ध अधिकार। इससे तात्पर्य है ऐसा माल या ऐसी वस्तु जिससे किसी के जीवन पर संकट, अगर जीवन पर संकट है तो ऐसे माल या ऐसी वस्तु के विरुद्ध हमें अधिकार प्राप्त है। ये विधिक अधिकार है, विधि द्वारा यानी अधिनियम द्वारा, 1986 के अधिनियम द्वारा यह अधिकार हमें दिया गया है। दूसरा अधिकार है सूचित किए जाने का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार। यदि जो वस्तु हमने क्रय की है उस क्रय की गई वस्तु में, वस्तु के गुण में या मात्रा में या शुद्धता में जो बताया गया है वह नहीं मिलता है तो इसकी हम सूचना कर सकते हैं। यह भी हमें विधिक अधिकार प्राप्त है। विभिन्न वस्तुओं की जो प्रतिस्पर्धा है, विभिन्न जो वस्तुएं उन वस्तुओं की प्रतिस्पर्धी जो मूल्य है उस मूल्य को जानने का भी क्या है, हमें अधिकार है। अगला चौथा अधिकार है हमारा, अगला जो चौथा अधिकार है हमारा वह है उचित, चौथा अधिकार उचित फोरमों के समक्ष उचित जो फोरम है उन फोरमों को समक्ष ध्यान पाने का अधिकार। ये 4 विधिक अधिकार है जो हमें प्राप्त है। इस प्रकार हमने 26 प्रश्न हल कर लिए हैं। आगे के जो प्रश्न है ये सभी प्रश्न हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। और अधिक विस्तार से देखने के लिए आप हमारी इस कोर्स में पढ़ा रहे हैं, बस 2 टॉपिक हम बता रहे हैं, इसलिए और अधिक विस्तार से देखने के लिए आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं और अलग से वीडियो बनाई गई है। चलते इसका अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न जो आया है वो सीकर आंदोलन से संबंधित है और देखो आंदोलन से जो प्रश्न आए हैं, प्रश्न आने का मतलब क्या है। बात ये याद रखेंगे जो सीकर आंदोलन है, सीकर किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन इस समय एक नए राजा कल्याण सिंह द्वारा सीकर क्षेत्र में 25 से 50% तक कर लिया जा रहा था। इस कर के विरोध में यहाँ के किसानों ने 1922 में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। यह आंदोलन ही किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन के नाम से जाना जाए। किसी भी आंदोलन की एक कारण नहीं होता, उस आंदोलन के पीछे अनेक ऐसे कारण होते हैं जो
उचित समय आने पर आंदोलन करने के लिए बाध्य कर देते हैं। यदि हमें यह आंदोलन विस्तार पूर्वक देखना है तो इस आंदोलन से संबंधित हमारी पिछली ऐतिहासिक जो वीडियो है वो वीडियो उपलब्ध है और ऊपर आई बटन है, आई कार्ड बटन है, उस बटन पर क्लिक करें। हमारी वो समस्त वीडियो है जो इस पेपर से संबंधित हैं वो तुम्हें वहां उपलब्ध हो जाएंगे। यदि फिर भी नहीं मिलती है तो मेरे नाम से प्लेलिस्ट अलग सामाजिक विज्ञान के नाम से बना हुआ है, वहां पर देख सकते हैं। संक्षेप में हम यहां बात कर लेते हैं इन प्रश्नों पर। देखो, अगली जो टिप्पणी के लिए प्रश्न आए थे वो प्रश्न आए थे सन्यासी विद्रोह आया था। सन्यासी विद्रोह, एक बात तो ये ध्यान रखेंगे कि सन्यासी विद्रोह क्यों हुआ। सन्यासी विद्रोह, तो सन्यासी विद्रोह है, यह विद्रोह सबसे पहले तो ये याद रखेंगे, यह विद्रोह बंगाल में हुआ था। बात है 1600 बात है 1770 के लगभग की, 69-70 के लगभग की बात है। इस समय बंगाल में भीषण अकाल पड़ रहा था और उधर भीषण अकाल के बावजूद भी जो कंपनी के अधिकारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, वो अधिकारी कठोरता के साथ कर वसूल कर रहे थे। यहां बंगाल में कुछ सन्यासी थे जो कृषि के साथ साथ धार्मिक यात्राएं भी करते थे और उन सन्यासियों की धार्मिक जो यात्राएं थी, इन धार्मिक नियमित यात्राएं थी जो हर बार करते थे। ऐसी यात्राओं पर कंपनी के शासकों ने, कंपनी के अधिकारियों ने कर लगा दिया और इस कर के विरोध में सन्यासियों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और यही विद्रोह क्या कहलाया, सन्यासी विद्रोह कहलाया। दूसरी टिप्पणी आई है इसमें भील विद्रोह। भील जो जाति है, इसके द्वारा जो विद्रोह किया गया था वो भील विद्रोह है। भील जो जनजाति है, यह जाति पश्चिमी तट का एक क्षेत्र है, खानबे, इस क्षेत्र पर निवास करती थी। 1812 से 19 के मध्य इन भीलों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। जो कंपनी के अधिकारी थे वो मान रहे थे, उनका मानना था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके जो प्रतिनिधि जो त्रिवंकची, इसके द्वारा इस विद्रोह को कराया गया था, ऐसा मान रहे थे अंग्रेज अधिकारी। वास्तविकता ये थी, इस विद्रोह की जो कृषि से संबंधित जो कष्ट थे भीलों को सरकार द्वारा, उस कष्ट के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ था। तो 1825 के लगभग एक व्यक्ति है, सेवरम नामक व्यक्ति के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ।
अगली जो टिप्पणी आई है वह आई है श्यामाजी कृष्ण वर्मा के संबंध। जो श्यामाजी कृष्ण वर्मा थे, श्यामाजी कृष्ण वर्मा जी जो थे, इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। श्यामाजी कृष्ण लंदन में इन्होंने क्या किया? इंडिया हाउस की स्थापना की। इनके बारे में सामान्य जानकारी यह है कि ये पश्चिम भारत के काठियावाड़ प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, वहां के रहने वाले थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। भारत जब आए थे शिक्षा प्राप्त करके, तो जो पॉलिटिकल रेजिमेंट था उस समय का, उसके आचरण से अत्यधिक दुखी हुए और इन्होंने वापस अपना कार्य क्षेत्र लंदन नगर को बनाया। वहां पर रहकर 1905 में प्रशासन समिति का गठन किया, जिसे इंडिया हाउस कहा जाता है। इसके द्वारा ये विभिन्न क्रांतिकारी कार्य में संलग्न रहे। आगे जो 28वां प्रश्न है, यह प्रश्न आया है पॉलिटिकल से, और पॉलिटिकल को हमने विस्तार पूर्वक पढ़ाया है। इसमें आया है कि राष्ट्रपति से संबंधित जो राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं, कार्यपालिका जो कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का उल्लेख करा है। और विधायी जो शक्तियां हैं, उनका उल्लेख करा है। देखो, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का मतलब है नियुक्ति से, कि बड़ी जो नियुक्तियां हैं, बड़े जो पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों की जो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वो सभी कार्य किसके अंतर्गत आते हैं? कार्यपालिका से संबंधित आते हैं। और विधायी शक्ति का मतलब है जो विधि निर्माण में जो राष्ट्रपति की भूमिका होती है, वो विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है। तो ये हमने राष्ट्रपति के संदर्भ में हमने पढ़ ली है और पिछली वीडियो में ये उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के निम्न शक्तियों के विवेचना कीजिए। देखो, प्रारंभिक शक्ति और अपीलीय शक्ति, इनको हम पिछली वीडियो में विस्तार पूर्वक देख चुके हैं। राज्य मंत्रिपरिषद की शक्तियां एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। 29वां प्रश्न। यह प्रश्न थोड़ा गोल गो एक बार। यह प्रश्न राज्य मंत्रिपरिषद, देखो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है ना, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्रिपरिषद एक ही बात है, लेकिन इन्हें थोड़ा अंतर है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद केंद्र के लिए यानी पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा, कार्य करेगा, और राज्य जो मंत्रिपरिषद है वो केवल राज्य के लिए। इनकी जो वीडियोज हैं, हमारी पुरानी वीडियो उपलब्ध है, उनमें हम विस्तार पूर्वक देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। राज्य विधान परिषद जो है वो जैसे केंद्र में राज्यसभा है, इसके समकक्ष है। हमने इस वीडियो में पेपर पर एक दृष्टि डाली है कि पेपर में कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर अपना आकलन करें, अपना स्कोर देखें, कितने हमारे नंबर आ सकते हैं। यदि यह वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें, जिससे हमें नई ऊर्जा प्राप्त हो और हम आपके लिए आगे भी इसी प्रकार मेहनत करते रहें। धन्यवाद।